जय हिंद दोस्तों, मैं नवनीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेरस पे। दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है और क्लास 8th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है और चैप्टर का नाम है खनिज एवं शक्ति संसाधन। इसमें पहली वीडियो आपको मिल चुकी है और ये आज दूसरी वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो इस चैप्टर की बनेगी और ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो चलिए आज इसकी दूसरी वीडियो में देखते हैं शक्ति संसाधन। ठीक, अब शक्ति संसाधन, शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर क्षेत्र में हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। हम उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार, प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत करते हैं। तो हम आगे देखेंगे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में परंपरागत ऊर्जा के स्रोत पर डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की बात के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वे स्रोत हैं जो लंबे समय तक समान उपयोग में लाए जा रहे हैं। तो जो भी ऊर्जा के स्रोत लंबे समय से अपने उपयोग में हम ला रहे हैं उन्हें ही कहा जाता है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। और ईंधन में क्या है, लकड़ी वकड़ी उपला उपला जो जलाते हो वो ईंधन, तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। साथ में ही जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये भी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। अब इसमें देखते हैं हम ईंधन। ठीक, और ईंधन में खासकर लकड़ी उपले की बात की जा रही है यहाँ पे। तो इसका उपयोग यानी ईंधन का उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता रहा है और पहले भी और आज भी हो रहा है। हमारे देश में ग्रामीण द्वारा उपयोग लाई गई 50% से भी अधिक ऊर्जा ईंधन से ही प्राप्त होती है। ठीक, तो गांव में आज भी जितनी भी ऊर्जा की खपत है उसमें से 50% ऊर्जा ईंधन से ही हम प्राप्त करते हैं। अब देखिए, ये रहा परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और एक एक करके इनके फायदे और इनके नुकसान को हम देखते हैं। देखिए, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, तो सबसे पहले देखते हैं खनिज तेल। अब खनिज तेल का लाभ क्या है, तो ये आसानी से परिवहन किए जा सकते हैं टैंकरों के माध्यम से। जो आप सड़कों पे देखते हो कि टैंकर से के माध्यम से तेल का परिवहन किया जा सकता है। दूसरा लाभ इसका है, पेट्रो रसायन उद्योग का आधार है ये खनिज तेल। पेट्रो रसायन उद्योग का, जिसमें ढेर प्रकार की चीज, ढेर सारी चीजें बनती है। जैसे आप ग्रीस जो साइकिल में यूज करते हो, ठीक, मोम, प्लास्टिक, ढेर सारी चीजें बनती है इससे। दूसरा है प्राकृतिक गैस हानि, दोनों का एक साथ देखेंगे। आसानी से परिवहन, ये भी प्राकृतिक गैस भी आसानी से ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। और किसके द्वारा, पाइपलाइन के द्वारा। ठीक, तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ है, यानी इससे प्रदूषण कम होता है। तेल से सस्ता भी है, तो ज्यादा फायदेमंद है। अब नुकसान देखते हैं इनके। तेल एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय होता है। प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा होता है, यानी जब तेल जलता है या कोयला भी हो जलता है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जब अपने वातावरण में मुक्त होती है तो वातावरण में उपलब्ध नमी से, वाष्प से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती है। और जब वो नीचे आते हैं ये एसिड तो हमारे मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। ताजमहल में जो पीलापन आ रहा है उस इन्हीं माना जाता है कि इसी अम्लीय वर्षा की वजह से हो रहा है। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है, यानी जो ईंधन है नए लाए जाने इतने आसान नहीं है। आगे देखते हैं। अब ईंधन, जिसे हम कोयला या उपले के रूप में देख रहे हैं, ईंधन हर जगह प्राप्त है, तो प्राप्त है। बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। भाई हर जगह लकड़ी उपलब्ध है, उपले उपलब्ध है, तो बहुसंख्यक लोगों को यही ऊर्जा प्रदान करता है। इससे हानि क्या है, संग्रहण में अधिक समय लगता है।
प्रदूषण फैलाने वाला है, ये प्रदूषण फैलता है। हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह प्रभाव में ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि करता है। ठीक। निर्वनीकरण होता है, भाई हम लकड़ी कहाँ से लाते हैं, जंगलों से लाते हैं, और जंगलों को जब काटेंगे तो निर्वनीकरण होगा। कोयला, अब कोयले का लाभ क्या है, ये विस्तृत रूप से उपलब्ध है। पहली बात, विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है, थर्मल पावर स्टेशन में कोयले का ही उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये बिजली बनाने के लिए भी उपयुक्त है। अब प्रदूषण का स्रोत है, जैसे ईंधन से, लकड़ी ईंधन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उस तरह से भी निकलता है। और परिवहन में ये भारी है, तो परिवहन में समस्या होती है, हर जगह तो कोयला पाया नहीं जाता, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में एक बड़ी दिक्कत पैदा करता है। अगला परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है जल विद्युत। जल विद्युत का सबसे बड़ा लाभ ये है, ये प्रदूषण मुक्त है, सिंचाई और मत्स्यन को बढ़ावा देता है, और सब तीसरी बड़ी बात, ये सस्ता है। अब देखिए हानि क्या है, स्थानीय समुदाय का विस्थापन होता है। जब हाइड्रो पावर प्लांट बनाया जाता है तो एक बड़े क्षेत्र को जलमग्न कर दिया जाता है, क्योंकि एक झील बनाई जाती है जिसमें पानी इकट्ठा रहता है, और यही पानी पाइप के द्वारा या नाली के द्वारा टरबाइन पे गिरती है, और टरबाइन जुड़ा होता है जनरेटर से, और जब टरबाइन चलता है तो जनरेटर का पहिया चलता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो सबसे बड़ी समस्या, ये जो झील बनाई गई है बड़ी सी, इसकी वजह से लोगों को विस्थापित होना पड़ता है अपनी जगह को छोड़कर। निम्न क्षेत्रों में जलप्लवन हो जाता है, स्थापित करने में अधिक खर्चीला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्ष तक धरती के अंदर दबे रहे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए। ठीक, तो पौधे, जानवर या किसी चीज के भी अवशेष धरती के नीचे दबे रहे, और ताप और दाब के प्रभाव के कारण ये जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए। और देखिए, मैं पहले वीडियो में ही बताया हूं कि कोयले अधिक ताप और दाब की वजह से जीवाश्म कोयले में बदला, और अधिक टेम्परेचर और प्रेशर दे दिया गया तो यही कोयला पेट्रोलियम में बदला, और अधिक टेम्परेचर और प्रेशर दे दिया गया तो यही पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस में बदल जाती है। ठीक, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या जिस दर से इसका उपयोग कर रही है, वह इसके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। ये माना जा रहा है कि कोयला अगले 100 साल में समाप्त हो जाएगा, पूरे विश्व से कोयला 100 साल में समाप्त हो जाएगा। यानी कोयले के रूप में हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग 100 साल बाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोयले को बनने में सैकड़ों वर्ष लगेंगे और खत्म होने में केवल 100 वर्ष। अभी जो कोयला हमारे पास 100 वर्ष में खत्म हो जाएगा, तो आगे हम कोयले का उपयोग नहीं कर पाएंगे। उसी तरह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की भी स्थिति है, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अब कोयला। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में पहला कोयला, यह बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात उद्योग, वाष्प इंजन और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। ठीक, अभी बताया थर्मल पावर प्लांट में कोयले का ही उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं, वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दब जाने से बना है। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयले को अंतर्हित धूप भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका,
जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। तो विश्व के जो सबसे महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक देश हैं वो है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस। ठीक। भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र जो है वो है रानीगंज। रानीगंज जो कि पश्चिमी बंगाल में पड़ता है, ये भारत का एक महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र है। झरिया, धनबाद और बोकारो ये झारखंड में है और ये भी भारत के महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तो आपको ध्यान रखना होगा, रानीगंज कोयले के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि पश्चिमी बंगाल में है, और झरिया, धनबाद, बोकारो ये भी कोयले के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि झारखंड में है। चलिए अब देखते हैं पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम को देखने से पहले हम देखते हैं कि पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो पेट्रोलियम शब्द लैटिन शब्द पेट्रा और ओलियम से हुआ है। पेट्रोलियम शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन शब्द पेट्रा और ओलियम से हुआ है। पेट्रा का मतलब होता है सैल यानी चट्टान, पेट्रा का मतलब होता है सैल यानी कि चट्टान, और ओलियम का अर्थ होता है तेल, ओलियम का अर्थ हो गया तेल, और इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ हुआ सैल तेल यानी चट्टानी तेल। तो पेट्रोलियम का अर्थ जो हो गया क्या बन गया, सैल तेल। ठीक। चलिए देखते हैं पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है, ठीक, और तेल जो कि आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है। देखिए, जो ग्रीस बनाया जाता है वो भी एक पेट्रोलियम पदार्थ है, और ग्रीस आप जानते हो साइकिल की बेरिंग में डाला जाता है और बेरिंग आवाज नहीं करती जिसकी वजह से। ठीक। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है। यह सैलों की परतों के मध्य पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, चट्टानों के बीच में पाया जाता है। इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्र में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है। तदुपरांत अब पेट्रोलियम निकाल लिया गया जो कि अयस्क के रूप में है, इसे परिष्करणशाला में भेजा जाएगा जहां इसे परिष्कृत किया जाएगा, और प्रक्रमण के फलस्वरूप जब परिष्कृत कर लिया जाएगा तो उसके फलस्वरूप क्या मिलेगा हमको, डीजल मिलेगा इसी पेट्रोलियम से, पेट्रोल मिलेगा, मिट्टी का तेल मिलेगा, मोम मिलेगा, प्लास्टिक मिलेगा और स्नेहक मिलेगा। तो पेट्रोलियम से ये सारी चीजें प्राप्त की जाती हैं। पेट्रोलियम और इससे बनने वाले उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि काला सोना किसे कहते हैं। तो पेट्रोलियम और इससे बनने वाले उत्पादों को ही काला सोना कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। काला सोना इसे कहते हैं, भाई सोना आप जानते हो मूल्यवान है, और ये काला सोना तो ये भी क्या है, बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश जो है वो है ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर। ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर ये मुख्य उत्पादक देश हैं। अन्य उत्पादक अन्य मुख्य अन्य उत्पादक जो देश हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला, अल्जीरिया। यानी अगर हम उत्पादक देशों की बात करें तो ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला, अल्जीरिया ये पेट्रोलियम के एक प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई है। तो भारत में पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में एक तो हो गया असम का डिगबोई, दूसरा मुंबई में बॉम्बे हाई, साथ में ही कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा में पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं और प्राकृतिक गैस को देखते हैं। और प्राकृतिक गैस को देखने से पहले हम देखते हैं सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है। ठीक। क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है, इसलिए ये पर्यावरण हितैषी है। ठीक। देखिए, प्राकृतिक गैस
पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है, यानी अलग से नहीं, पेट्रोलियम जहां है वहीं ये भी पाई जाती है। और तब निर्मुक्त होती है जब पेट्रोलियम अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। क्योंकि ये पेट्रोलियम के साथ ही पाई जाती है, जब पेट्रोल निकाला जाता है तो ये भी मुक्त होती है और इसे भी हम संग्रहित करते हैं। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधन के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन उपलब्ध है। विश्व के बहुत से कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। भाई सिंपल सी बात है, जहां पेट्रोलियम पाया जाएगा सामान्य रूप से प्राकृतिक गैस वहीं पाया जाएगा। और हर देश में चूंकि पेट्रोलियम नहीं पाया जा रहा है, इसलिए हर देश में प्राकृतिक गैस नहीं पाया जाएगा। आगे देखते हैं। हमारे द्वारा जीवाश्मी ईंधन के उपभोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। लगातार हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर रहे हैं और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जीवाश्म ईंधन की डिमांड बढ़ रही है और इनकी खपत बढ़ रही है। और खपत बढ़ने की वजह से ये खत्म होने के स्तर तक पहुंच गए हैं। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय हैं। अभी मैं बताया हूं कि एसिडिक रेन होता है, अम्ल वर्षा होती है, तो इन्हीं जीवाश्म ईंधनों के जलने से गैस मुक्त होती है और ऊपर जाके एसिड बनाती है, जो कि नुकसानदायी है, चाहे वो हमारी मिट्टी हो, चाहे हमारी वो बिल्डिंग हो, सबके लिए। जीवाश्मी ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोटी के टपकने के समान है। जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में बताया हूं, अगर एक टोटी से लगातार जल टपक रहा है तो एक साल में 1200 लीटर जल को वो बर्बाद कर देता है। उसी तरह से यहाँ भी लगातार जिस तरह से हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, उस तरह से तो अंततः ये समाप्त हो जाएगी। इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया है, जो कि जीवाश्मी ईंधन से अधिक स्वच्छतर विकल्प हैं। चूंकि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने की कगार पे जा रहे हैं, इसलिए इसने हमारा ध्यान इधर दिखाया है कि भाई अब जीवाश्म ईंधन की बजाय गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की ओर अपना ध्यान लगाइए, जैसे सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी। ठीक, अब आगे देखते हैं। जल विद्युत। बांधों में वर्षा का जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता हुआ जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। ठीक, और फाइनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इस चित्र के माध्यम से आपको यह समझ में आएगा। देखिए, ये एक बड़ा झील है, ठीक, यहां पानी इकट्ठा है और यहां से पानी आ रहा है पाइप के द्वारा। ये रहा आपका टरबाइन। इस टरबाइन से जब पानी टकराता है तो ये जो टरबाइन है ये घूमने लगता है और इसी से जुड़ा हुआ है जनरेटर, जिसकी वजह से जनरेटर का व्हील घूमता है और फाइनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसके बाद ये तारों द्वारा आपके पास उद्योगों में पहुंचाई जाती है। ठीक, यह जल विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से ही उत्पन्न होता है। ठीक, तो जितना भी ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं उसका 1/4 हिस्से की पूर्ति होती है जल विद्युत से ही। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देशों में पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नांगल बांध, गांधी सागर बांध,
नागार्जुन सागर बांध, दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। इसके अलावा और भी हैं। इधर चित्र में देखिए सलाल जल विद्युत परियोजना दिया गया है। आपको पता होगा सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी पर बनाई गई है। ठीक, देखिए विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन है? नॉर्वे। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे है। अभी तक हम पढ़े परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। अब हम देखेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत को हम अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करता हूं मैं। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी मेहनत सार्थक हो सके और अधिक से अधिक लोग इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। जय हिंद।